नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत कुवैत संबंधों में हुई प्रगति का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में 668 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह ने माकपा कांग्रेस को घेरा, कहा ब्रू रियांग समुदाय की नहीं की चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा हमारे फैसलों पर कोई वीटो नहीं लगा सकता। एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। 175 संदिग्धों की पहचान की गई। और खेलों में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री का बाइन पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया और पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और प्रधानमंत्री ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ वार्ता में द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत के प्रधानमंत्री के द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों के बीच का हैंडशेक किस गर्मजोशी को दर्शाता है कि दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम देने को प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में किन अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ये इस बात की दशा दिशा तय करेगा कि दोनों देश अपने रिश्तों को किन नए आयाम के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत की बात करें तो कुवैत भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि नॉन ऑयल ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ना ज़रूरी है और दोनों देशों के रिश्तों को भी डाइवर्सिफाई किया जाना ज़रूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता और वो अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह में वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब भारतीय अपने पर गर्व करें।
विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा, तभी हम बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। It is the deep inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई इलाके में ब्रू रियांग समुदाय के पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की और साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू रियांग समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने भी स्थायी आवास मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। और त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 668 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीआईएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 साल तक ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की गई। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद कई विकास कार्य हुए हैं। कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम में शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनटीपीसी बिजली खरीद समझौते को मजबूत करने और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम को अनुकूलित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें PMAY U 2.0, अमृत SBM 2.0 और इलेक्ट्रिक बस तैनाती शामिल हैं। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य के बिजली मंत्री के कृष्णन कुट्टी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। संभल में आए दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिली है। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरेनुमा स्थान मिला और अभी खुदाई आगे जारी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि ये 400 वर्ग मीटर एरिया है। ये बावड़ी तालाब में दर्ज है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे खुदाई करवाई जा रही है, जिससे इसके स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये लगभग 125 से 150 वर्ष पुराने हैं। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर।
और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अब भी कई लोग फंसे हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। एक बॉडी अभिषेक नाम के लड़के की बॉडी और मिली है, तो 2 फ्लोर क्लियर हो चुके हैं। तो उनमें से अभी तक जो है कल रात को और आज मिला के 2 बॉडीज आ चुकी हैं। हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सारी टीमें लगी हैं उनको सहयोग किया जाए और जिससे कि जल्द से जल्द पूरी डेब्री क्लियर हो सके। और डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल चुनावी वादे करना जानते हैं, उन्हें पूरा करना नहीं जानते। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की महिला सम्मान की बात केवल चुनावी जुमला साबित हुई है। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू न किए जाने पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती। चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाईकोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है, तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? और बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के वादों को खोखला बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। दिल्ली की जनता जानती है कि आप
एक दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में, दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की सड़कों पर जमे पानी और सीवरों की खस्ता हाल हालत को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। इस मामले में LG ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया। वीके सक्सेना ने लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। इस वीडियो में उन्होंने कई जगह सड़कों पर जमे सीवर्स के बदबूदार पानी और उससे हो रही समस्याओं पर लोगों से बात की। LG ने लिखा कि अपनी समस्याओं और कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। उन्होंने इस बदहाल स्थिति से निपटने के लिए आप सरकार से आग्रह करते हुए इस पर तुरंत कदम उठाने को कहा। $8,000, 10,000, 15,000 बिल भर रहे हैं लोग। आप बिल देखिए, आकर बिल भी ज्यादा ही आ रहे हैं। कोई फ्री नहीं है नहीं सर, कहाँ फ्री मिलेगी? किसी का बिल 5,000, 10,000 से कम नहीं आता है। एक झुग्गी का बिल 5,000, 10,000 से कम नहीं आता सर। किसी का बिल ऑनलाइन पूरा बिल आता है। मिल रही है कहेंगे कि आप आए थे वो इतना फ्री देगा, लेकिन मिलेगा तब ना। नाम के लिए आपको रोड के उस पार से लेकर आते हैं। जो वहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। मैं बोलना चाहूँगा सर कि यहाँ से लेडीज जाती हैं पानी लेने के लिए, जो रोड क्रॉस करती है वहाँ पर रेड लाइट जो है, जहाँ से आप रोके थे वहाँ पे कई लेडीज का एक्सीडेंट हो चुके हैं, पैर टूट चुके हैं। एक कनेक्शन ही डरा जाए, मेरी रिक्वेस्ट आते सर आपसे। अगर हम बोल तो सर सारी चाकू और लेके आ जाते हैं। फोन साइड से गंदी गालियाँ देते हैं कि हम घर से निकल नहीं पाते हैं, हमारी बेटी स्कूल नहीं जा पाती है, इतने धमकियाँ देते हैं हमें बाहर खड़े होकर, जैसे हम बोलते। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें बाहरी जिले में रहने वाले 175 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया गया है। उनसे गहन पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की गई। बाहरी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान, हिरासत और प्रत्यावर्तन के लिए विशेष इकाइयों की समर्पित टीमों का गठन किया, जिसमें जिला विदेशी सेल के अधिकारी भी शामिल थे, जो पूरे जिले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र कर रहे हैं। ये अभियान आप्रवासन कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
असम में बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में असम पुलिस ने बाल विवाह रोकने के लिए अपने तीसरे चरण में 416 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 335 मामले दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी। विवाह रोकने के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से लगातार काम कर रही है। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने 21-22 दिसंबर की रात को शुरू हुई कार्रवाई में अब तक 335 मामले दर्ज किए और 416 लोगों को गिरफ्तार किया। खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। केरल के मुनम्बम में लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड अधिग्रहण और जमीन हड़पने के खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने विरोध कर रहे लोगों को समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए लोगों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन का समर्थन करने की बात कही। I have come here to join and show my solidarity with those who are on a relay hunger strike from the people of Munampam who are protesting this Waqf board acquisition or attempted acquisition or land grab of property that they've had for generations, and suddenly you have a situation where the Waqf is threatening to acquire that land, and both the government, the LDF and the Congress are silently in a sense supporting this effort by the Waqf board. Our government headed by Prime Minister Narendra Modi ji, that we believe very strongly in the constitutional right of every Indian to own property. There is a JPC that is looking at what to do with the Waqf Act and how to amend the Act so that it cannot be misused and violate the constitutional rights. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस पिछले 7 दशकों से संविधान विरोधी रही है। उन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी बयान देने और सनातन को अपशब्द कहने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का पिछले 7 दशकों का इतिहास रहा है। जो व्यक्ति देश विरोधी, भारत के इंस्टीट्यूशंस विरोधी, संविधान विरोधी बातें करे, उसे महामंडित किया जाता। और कांग्रेस में आजकल होड़ लगी है, फैशन बन गया है मोदी जी को, अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवाद को, सनातन को गालियां देना। 100 से ज्यादा गालियां अपशब्द प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कह चुके हैं। आप जितना बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जनता का प्यार और बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। नीरजा चौधरी को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कलम रत्न पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सेवा रत्न पुरस्कार, प्रीतम सिंह को किसान पुरस्कार और डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिलाई कलां की कल से शुरुआत हो गई। चिलाई कलां की शुरुआत के साथ ही कश्मीर की डल झील में बर्फ की सतह जमी देखी गई। ये उत्सव कश्मीर में सबसे ठंडे दिनों के उपलक्ष्य में 40 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कश्मीर में काफ़ी सर्दी रहती है और तापमान कई डिग्री माइनस तक लुढ़क जाता है। साथ ही इन दिनों यहाँ भारी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहता है। चिलाई कलां के पहले दिन को विश्व फेरन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल ये उत्सव 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलता है।
अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 41 रन से हरा दिया। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 18 ओवर और 3 गेंदों में 76 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट हासिल किए। और बात फिटनेस की। नई दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभियान में भाग लिया। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस अभियान में शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिलिंग के जरिए फिटनेस के प्रति प्रेरित करना और हरे भरे पर्यावरण के निर्माण में योगदान देना है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी से साइकिलिंग को अपनाने की अपील की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है और एक स्वस्थ दिमाग बेहतर समाज और देश की प्रगति में खुद को लगातार आगे बढ़ाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ, जहां इस बात के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अभियान में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने एक स्वर में ये संदेश दिया कि पर्यावरण के साथ शरीर को फिट रखने का ये मंत्र हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए साइकिलिंग एक सॉल्यूशन भी है और इसलिए साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन है, इसलिए हम लोग संडे ऑन साइकिल के द्वारा एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। आज देश में 1100 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग हुआ है। हजारों की संख्या में देश के नागरिक ने आज साइकिलिंग करा है। मैं आपके माध्यम से देश के नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि संडे 1 घंटे के लिए हम साइकिलिंग करें, हम स्वयं को फिट रखें, समाज को स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज के द्वारा तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करें। हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर बॉर्डर पर है, तो अगर हिट है तो फिट हैं, क्योंकि अपने आप को फिट रखना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी हम देश की रक्षा कर पाएँ और हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। साइकिलिंग के जरिए पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में WWE रेसलर शैंकी सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रयास में न केवल शामिल हों बल्कि इसे अपना कर्तव्य भी समझें। मैं सभी को ये कहूँगा, हमारे जो बड़े हैं, नौजवान हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कि भाई दोबारा साइकिल पे आते हैं और जो ये पोल्यूशन जो फैल रहा है इतना ज़्यादा, उसको थोड़ा कम किया जाए, गाड़ियाँ कम चलाई जाएं, ताकि साइकिल हम प्रमोट करें। साइकिलिंग पर्यावरण को बढ़ावा देती है, ये प्रदूषण का समाधान भी है और ये स्थिरता में भी योगदान देती है। ऐसे में इन 3 बातों का समन्वय इस ओर न केवल समाज को जागरूक करता है बल्कि लगातार इस दिशा में प्रयास होते रहें, इसको भी इस तरह के आयोजनों से सामने रखता है। दिल्ली की इस सर्द सुबह के बीच में गर्माहट का एहसास दिलाती ये साइकिल रैली काफी कुछ कह जाती है और एक संदेश जो है वो स्पष्ट रूप से छोड़ जाती है कि अगर अपने आप को फिट रखना है तो फिर साइकिल से दोस्ती को बरकरार रखना है, क्योंकि जहां ये एक तरफ आपके शारीरिक रूप से आपको मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ती प्रदूषण की समस्या को भी दूर करने में सहायक होगी। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में है। 2 दिन के लिए दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे और वहां से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सबसे शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया है। तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो कुवैत का शीर्ष सम्मान माना जाता है, वहाँ का राष्ट्रीय सम्मान है ये, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके द्वारा सम्मानित किया गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी देश के द्वारा प्रदान किया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये एक शीर्ष सम्मान जो कुवैत का है और आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सम्मान देकर कुवैत ने
भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। और इस शीर्ष सम्मान को सामान्यतः जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या जो शाही परिवारों के सदस्य होते हैं, दोस्ती के नाते ये उन्हें दिया जाता है। ये दोस्ती का चिन्ह मान सकते हैं, इसको दोस्ती के प्रति सम्मान माना जाना चाहिए ये। और इससे पहले कई विदेशी नेताओं जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को ये सम्मान प्रदान किया जा चुका है। और अब भारतवासियों के प्रति भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कुवैत का शीर्ष सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों के द्वारा ऐसे सम्मान, उनके शीर्ष सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और इसी कड़ी में अब ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में और देश के बाहर वैश्विक स्तर पर किए गए कार्यों को सम्मान देता है, बल्कि साथ ही ये भारत के भी 140 करोड़ भारतवासियों के प्रति भी एक सम्मान का संकेत है ये। और कुवैत और भारत के संबंधों में भी ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि कुवैत ने अपना शीर्ष सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया है, इससे उन्हें सम्मानित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते वैश्विक कद का भी परिचायक है ये सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। और विभिन्न खाड़ी देशों की बात करें तो विभिन्न खाड़ी देशों के द्वारा प्रधानमंत्री को इस तरीके के शीर्ष सम्मान विभिन्न देशों के द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा खाड़ी देशों के साथ साथ कुवैत के साथ भी भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक नया अध्याय लिखता साबित हो रहा है, जब प्रधानमंत्री को कुवैत ने अपने शीर्ष सम्मान से नवाजा है। तो क्राउन प्रिंस के द्वारा, कुवैत के क्राउन प्रिंस के द्वारा प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। अगर हम पहले नज़र डालें तो हम पाते हैं कि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ये सम्मान दिया गया है, लेकिन इस फहरिस्त में बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। और अब इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल हो गया है, क्योंकि कुवैत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शीर्ष सम्मान से नवाजा है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इसे नाइटहुड ऑर्डर ऑफ कुवैत कहा जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, कुवैत ने अपना शीर्ष सम्मान दिया है प्रधानमंत्री को, एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है ये दोनों देशों के रिश्तों के बीच। चंद्रशेखर, देखिए, ये न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते के बीच एक महत्वपूर्ण संकेत है, बल्कि भारत की जो ताकत बढ़ रही है पूरी दुनिया में, उसका भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपने देखा होगा पिछले एक दशक के दौरान आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों ने सम्मानित किया है और तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहे हैं। ये भारत की लगातार जो ताकत बढ़ रही है पूरे विश्व में, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज कुवैत में कुवैत के अमीर के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाना ये दिखाता है कि कुवैत और भारत के संबंध कितने मजबूत हो रहे हैं और कुवैत के लिए भारत क्या मायने रखता है। तो कुल मिलाकर ये एक भारत की मजबूत स्थिति है। भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, उसकी मजबूती है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस अवार्ड के दौरान। और काफी महत्वपूर्ण ये कुवैत का अवार्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। कुवैत और भारत के बीच में जो संबंध हैं वो लगातार किस तरह से मजबूत हुए हैं, पिछले अगर हम 2-4 साल की बात करें तो लगातार कुवैत और भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बात होती रही है। कुवैत और भारत के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ा है और जो निवेश की अगर हम बात करें तो कुवैत का लगातार भारत में निवेश बढ़ा है। कुवैत और भारत के बीच में जो प्रवासियों का संबंध है वो लगातार बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 43 साल के बाद जो कुवैत की यात्रा है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ कुवैत का जो मीडिया है उसके अंदर आप जोश देखें तो कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार दिया गया है कुवैत के एक प्रमुख टेलीविजन की ओर से। और साथ ही साथ जो कुवैत में प्रवासी भारतीय हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने से खुश हैं। न सिर्फ कुवैत के भारतीय, कई सारे कुवैत के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली जानते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, भारत एक मजबूत देश की ओर बढ़ रहा है।
भारत की गिनती आज शीर्ष के जो 3-4 देश हैं, मजबूत देश हैं, ताकतवर देश हैं, उनके बीच में होती है। भारत आज अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो भारत चंद्रमा में, मंगल में और अन्य ग्रहों के लिए, हमने यहाँ पर देखा है कि सूर्य के लिए भी भारत ने अपना एक अभियान शुरू किया। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरीके से कुवैत के अमीर ने प्रधानमंत्री को अपने देश का शीर्ष सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया है, तो ना केवल ये भारत के प्रति, भारत देश के प्रति सम्मान है, बल्कि साथ ही जो भारतवंशी कुवैत में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत सम्मान और गौरव की बात है ये। चंद्रशेखर, बिल्कुल ममता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ये भारतवंशियों के लिए, जो भारतीय प्रवासी यहाँ पर कुवैत में रह रहे हैं, जो यहाँ पर श्रमिक हैं, जो भारत से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर हैं, कुवैत के अच्छे खासे और बड़े बड़े जो उद्यमी यहाँ पर हैं, उद्योग यहाँ पर हैं, जिनको भारतवंशी यहाँ पर चलाते हैं, उनके लिए ये सम्मान की बात है। और न सिर्फ ये उन लोगों के लिए सम्मान की बात है, बल्कि ये भारत के लिए भी एक सम्मान की बात है। भारत के जो लोग हैं उनके लिए भी एक सम्मान की बात है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर सम्मान करना द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से, और साथ ही साथ भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है वो भी यहाँ पर दिखती है। चंद्रशेखर, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत के साथ साथ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 देशों के द्वारा इस तरीके का अपना शीर्ष सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, तो ये प्रधानमंत्री के स्वयं के भी वैश्विक कद को परिभाषित करता नजर आता है ये सम्मान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो वैश्विक कद है वो काफी बड़ा कद है। और आज की तारीख में आप देखें तो दुनिया जिन भी परेशानियों से गुजर रही है, चाहे हम युद्ध की बात करें, क्योंकि पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जो है युद्ध के आसपास घूम रही है। उससे पहले जो परेशानी आई थी वो कोविड की परेशानी थी। कोविड की परेशानी के दौरान भी भारत ने अपना एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसको पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपनी खुद की वैक्सीन बनाई, और न सिर्फ अपनी खुद की वैक्सीन बनाई बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई। कई देशों को वो वैक्सीन भारत की ओर से दी गई। और साथ ही साथ अगर आप जो अभी चल रहा है, जिस तरह का माहौल है पूरे विश्व में, चाहे वो युद्ध की हम बात करें, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, या पश्चिम एशिया में जिस तरह का संकट बना हुआ है, उसमें भी भारत की आवाज काफी मुखर होकर आगे निकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बातचीत का समय है। कोई भी संकट है तो उसको बातचीत और डिप्लोमेसी से खत्म करना चाहिए। पश्चिम एशिया को लेकर भी भारत का रुख कुछ ऐसा ही रहा है। तो आप देख सकती हैं कि भारत एक मजबूत ताकत है इस वक्त पूरे विश्व का, और यही कारण है कि आज भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि भारत एक मजबूत ताकत है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है, और आने वाले समय में भारत विकसित भारत का विजन लेकर आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो विभिन्न देशों में चुनाव हो रहे हैं, हर एक टर्म के बाद सरकारें बदल रही हैं, लेकिन भारत में पिछले 10 साल से एक सरकार बनी। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, तो भारत में जिस तरीके की स्थिरता है, जिस तरीके का मजबूत नेतृत्व है, वो भारत की ही छवि को वैश्विक मंच पर और मजबूत आधार देता नजर आता है। और कुवैत के द्वारा चंद्रशेखर जो ये सम्मान कुवैत के अमीर के द्वारा प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है, इसके लिए कहा गया है कि ये द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, ये एक दोस्ती का संकेत है, दोस्ती का परिचायक है। जब भी किसी नेता को, जब भी किसी व्यक्ति को ये दिया जाता है, किसी शख्सियत को ये प्रदान किया जाता है, तो उसके पीछे एक ही संदेश होता है, वो है दोस्ती का संकेत। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आभार व्यक्त किया कि कैसे कुवैत ने हमारे कामगारों का ख्याल रखा जब मुश्किल की घड़ी आई, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भाई कर सकता है। और आज कुवैत के अमीर के द्वारा प्रधानमंत्री को ये सम्मान दिया जाना, जिसे वे दोस्ती का सम्मान का एक कहते हैं, एक तरीके का ये टाइटल दिया जाता है, तो ये भी माना जा सकता है कि दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व ने ये प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है, जो इस पुरस्कार के द्वारा और पुख्ता हो जाती है कि यहाँ से नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो ऐतिहासिक आधार पर, ऐतिहासिक संबंधों पर खड़ा है और भविष्य की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल ममता, बहुत सही आप कह रही हैं। कल भी प्रधानमंत्री जब भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए कुवैत को बनाने में
भारत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, भारतीय जो कौशल है उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और ये जो आप अभी जिस तरह के दृश्य देख रही हैं वहां पर, और दोनों नेताओं के बीच में जिस तरह की गर्मजोशी आप देख रही हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये दो देशों की दोस्ती है, दो देशों के शीर्ष नेतृत्व की बहुत घनिष्ठ मित्रता है, जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कुवैत और भारत के संबंध पहले से मजबूत रहे हैं और आने वाले समय में ये और मजबूत होंगे। कुवैत बहुत बड़ा एक ऊर्जा का स्रोत है भारत के लिए, और कुवैत की अगर हम बात करें तो भारत कुवैत के लिए बहुत बड़ा, सर्विस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कुवैत में आप देखेंगी, आप कुवैत के अस्पतालों में जाएंगी, कुवैत के जो मेडिकल फील्ड है वहां पर आप देखेंगी, तो वहां पर भारत के कई सारे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, भारत के नर्स वहां पर मिलेंगे। तो ये दोनों देशों की जो दोस्ती है और दोनों नेताओं के बीच में आपस की जो एक गर्मजोशी है, ये दोस्ती है, ये आने वाले समय में एक नई इबारत लिखने वाली है निश्चित तौर से। और इसमें ये भी माना जा सकता है कि जो आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद जब निकल कर सामने आएगा कि क्या समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कह सकते हैं कि कई नए क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं दोनों देश, क्योंकि कुवैत न्यू कुवैत गढ़ने की ओर अग्रसर है 2035 तक, और भारत भी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साधने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों में देखें तो महत्वाकांक्षाएं हैं, दोनों देश कुछ हासिल करना चाहते हैं, दोनों देश भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इन साझा महत्वाकांक्षों में, साझा लक्ष्यों पर अगर इस सम्मान को भी साथ जोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण मंच पर खड़े नजर आते हैं आज दोनों देश। बिल्कुल, दोनों देश काफी महत्वपूर्ण मंच पर खड़े नजर आते हैं। और आप ये देखिए कि अगर कुवैत की हम बात करते हैं तो कुवैत की जो अपनी सबसे बड़ी ताकत है वो कुवैत का ऊर्जा यानी कि तेल का यहाँ पर होना एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर अभी हम विश्व को देखें तो विश्व किस दिशा में जा रहा है, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे हैं, दूसरे खतरे हैं, उसको देखते हुए कहीं कहीं आप देखें कि COP24 यहाँ चंद्रशेखर दर्शकों को एक बार बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले जब कुवैत के अमीर के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, ये दृश्य तब के ही हैं जब प्रतिनिधिमंडल स्तर के साथ पूरे मंत्रीगण के साथ, अधिकारीगण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत के अमीर के साथ ये विशेष मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सभी शीर्ष नेतृत्व यानी कुवैत के अमीर, कुवैत के क्राउन प्रिंस और कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग बैठक हुई है, बातचीत हुई है। और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य हैं जहाँ कुवैत के अमीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। आप देख सकते हैं कि एक ओर भारत के प्रतिनिधिमंडल के अधिकारीगण बैठे हैं और दूसरी ओर कुवैत के अधिकारीगण बैठे हैं, और कुवैत के अमीर के साथ ये प्रधानमंत्री की विशेष मुलाकात, जिसके दृश्य हम आपके सामने रख रहे हैं। और चंद्रशेखर, अगर इन दृश्यों की हम बात करते हैं तो हम यही पाते हैं कि एक औपचारिक मुलाकात होती है, औपचारिक बैठक होती है, लेकिन इस तरीके की औपचारिक बैठकों के पीछे जो अनौपचारिक भाव होते हैं या मुलाकातें होती हैं या बात होती है, जिनमें इस दोस्ती के सम्मान जैसे आधार जुड़ जाते हैं, तो फिर बहुत कुछ हासिल करने की संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं दोनों देश। बहुत कुछ हासिल करने की संभावना की ओर बढ़ते हैं। और जिस तरह के ये दृश्य हैं, आप इन दृश्यों को देखिए, काफी गर्मजोशी वहां पर दिखती है। और इस गर्मजोशी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। साथ ही साथ भारत की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जो एक मैंडेट दिया गया है वो यहाँ पर बहुत बड़ा कारण है। पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तीसरी बार वो फिर चुनाव जीते और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक बड़ा मैंडेट भारत की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। तो भारत की जनता के प्रतिनिधि के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता के तौर पे विश्व में उभरे हैं। और यही कारण है कि आज जिस तरह की गर्मजोशी आप यहाँ पर कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों का देख रही हैं, काफी इसमें गर्मजोशी है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि कुवैत की जो सबसे बड़ी ताकत है अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो इनकी ताकत यहाँ पर तेल की है। लेकिन दुनिया किस ओर जा रही है? दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की बात करती है, दुनिया एक ग्रीन अर्थ बनाने की बात करती है।
और जी। COP 24 और चंद्रशेखर, ये दृश्य हम दर्शकों को भी- दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबाह के साथ मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुवैत दौरे के दौरान कुवैत के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ अलग अलग मुलाकात की है, जिसमें कुवैत के अमीर शामिल हैं, जिनके दृश्य हमने आपको अभी से कुछ ही देर पहले दिखाए। कुवैत के अमीर मिशेल अहमद अल जबेर अल सबा, और इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं जहां कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। और दोनों शीर्ष नेतृत्व आपस में अपने विचार साझा करते हुए, लेकिन ये प्रतिबद्धता दोनों देशों की ओर से सभी मुलाकातों में और सभी गतिविधियों में स्पष्ट नज़र आ रही है कि दोनों देश एक दूसरे को महत्वपूर्ण सहयोगी मांगते हैं। और इस महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर मित्रता को जब जोड़ दिया जाता है तो फिर कई नए आयाम हासिल करने की ओर दोनों देश आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 43 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली कुवैत यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य खाड़ी देशों की बात करें तो वहाँ कई बार दौरे कर चुके हैं, लेकिन कुवैत में प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे हैं। और पहली बार पहुंचने पर ही जिस तरीके की गर्मजोशी, जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके के संकेत कुवैत की ओर से मिल रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि भारत और कुवैत के बीच जो सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं वो नींव कमज़ोर कहीं नहीं पड़ी है, बल्कि उसी को मजबूत आधार बनाते हुए दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद कुवैत में प्रवासी भारतीयों की है जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और इसलिए भारतवंशियों के वहाँ पे अहमियत को देखें और भारत में कुवैत के निवेश को देखें, व्यापार को देखें दोनों देशों के बीच, तो ये तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि दोनों देश महत्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ऐतिहासिक संबंधों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से इन्हीं संबंधों के साथ को और नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। और इस वक्त ये दृश्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के दौरान आप देख सकते हैं कि कुवैत के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में उपस्थित हैं। और जिस तरह ये हैंडशेक किया जा रहा है, जिस मुस्कुराहट के साथ दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, जो मुस्कुराहट और जो हंसी और जो भाव भंगिमाएं नज़र आ रही हैं हमें, वो इस बात की स्पष्ट सूचक है चंद्रशेखर कि मित्रता को और प्रगाढ़ करने को प्रतिबद्ध हैं दोनों देश। चंद्रशेखर, बिल्कुल, देखें, अगर दोनों देशों के हम संबंधों की बात करें तो काफी पोटेंशियल इन संबंधों में है। इसके लिए हमको 1961 से पहले जाना होगा, जब उस वक्त पे जाना होगा जब तेल की खोज नहीं हुई थी। और तब भारत और कुवैत के संबंधों को अगर हम देखते हैं तो उस समय भारत और कुवैत के संबंध ऐसे थे कि कुवैत से अरबी घोड़ों का व्यापार भारत में होता था, ये सब समुद्र के रास्ते होता था। और भारत से कपड़ा और दूसरे सामान, मसाले, ये सब कुवैत आते थे। तो ये काफी पुराने संबंध हैं। लेकिन उसके बाद एक दौर आया है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी कहा कि कुवैत से भारत आने में 4 साल, कुवैत से भारत और भारत से कुवैत आने में 4 घंटे लगते हैं, जबकि किसी प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 43 साल लग गए। और इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो हालांकि भारत और कुवैत के बीच में जो व्यापार है जी। और चंद्रशेखर, यहाँ पे एक बार रोकना चाहेंगे क्योंकि हम दर्शकों को दिखा दें ये दृश्य जब दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। और इस वार्ता में दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण MOUs पर सहमति भी व्यक्त की है। ये वो दृश्य हैं जहां दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व, मंत्रीगण, अधिकारीगण बैठकर तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। और देखें तो ये कहा जा सकता है कि इन द्विपक्षीय वार्ताओं में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है, आकलन किया जाता है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आगे बढ़ा जा सकता है, उन क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब पर काम किया जाता है। और ये काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है दोनों देशों की सरकारों के बीच। हमने देखा कि अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही कुवैत के विदेश मंत्री भी भारत में थे। उससे पहले प्रधानमंत्री की UNGA के साइडलाइंस में ही क्राउन प्रिंस के साथ भी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुवैत में हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि इस समय कौन से MOUs हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकता है। कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबाह इस बैठक में शामिल रहे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही इस बैठक को आगे बढ़ाया गया, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों की संभावनाओं का आकलन किया, जिसके बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं।
ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं जिनमें दोनों देशों की डेलीगेशन एक साथ बैठकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच के आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई है और चूंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही हम व्यापार की बात करें और तेल की बात करें तो इन क्षेत्रों में पहले से ही दोनों देश मिलजुल कर काम कर रहे हैं। 10.47 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। भारत की ओर से भी 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का स्तर भारत ने अब छू लिया है, लेकिन और आगे कहां कितना बढ़ा जा सकता है, अब इसी को लेकर बात हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि नॉन ऑयल ट्रेड पर भी, यानी तेल और गैस से आगे हटकर और कौन से अन्य क्षेत्र हैं जिसमें तकनीक भी शामिल है, तकनीक की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, डिजिटाइजेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, इनोवेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, खासकर तब जब भारत विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और यहाँ निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। और हम जानते हैं कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में की हुई है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भारत के लिए भी कुवैत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी कंपनियां जाकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे का साथ आगे दे सकते हैं। खासकर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां भारत भी कुवैत का साथ दे सकता है। और जब न्यू कुवैत बनाने की कवायद पर आगे बढ़ रहा है कुवैत, तो उस वक्त कुवैत को भी इन सब की ज़रूरत है जिसमें भारत साथ खड़ा नजर आता है, खासकर तब जब भारत एक ट्रू फ्रेंड की तरह देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता नजर आता है, जिसमें वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड गिव एंड टेक होता है, यानी हम आपके लिए और आप हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ये संदेश देते प्रधानमंत्री हमेशा नजर आते हैं। ऐसे में जब ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे बढ़ रही हैं तो इन डेलीगेशन लेवल टॉक्स में ही दोनों देश एक दूसरे का हाथ थामकर साथ बढ़ते हुए आगे कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स पर बातचीत हो रही है। तो द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आकलन जो इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में हो रहा है। चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जब ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं होती हैं तो इन्हीं वार्ताओं से निकलता है कि आगे की दशा दिशा दोनों देशों के रिश्तों के बीच क्या होगी। देखिए, अब से कुछ ही देर में जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाने वाली है। ये जो डेलीगेशन लेवल्स की जो टॉक हुई है या कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो बातचीत हुई है उसमें किन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बातचीत हुई है, किन क्षेत्रों में आगे जाने के लिए समझौते हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और हालांकि अगर हम बात करें तो एक ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और कुवैत के बीच में पहले से ही काफी काम हो रहा है और इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम भारत की ओर से देखें तो भारत कुवैत को एक, जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी कल भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से भारत सरकार की ओर से ई माइग्रेशन एक पोर्टल बनाया गया है। जो लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं उनको इससे काफी मदद मिलती है। तो भारत किस तरह से कुशल कामगारों को वहां पर उपलब्ध करा सकता है कुवैत में, इस पर भी बातचीत हुई होगी और इस पर क्या कुछ आगे हो सकता है ये देखना होगा। और साथ ही साथ अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा ऑटोमोबाइल का फील्ड है जिसमें दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी का फील्ड है जिसमें दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। और भारत के पास अगर हम डिजिटल अनुभव की बात करें तो भारत का डिजिटल अनुभव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी आगे निकल चुका है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत का जो यूपीआई है उससे सीखकर कई देशों के साथ कई तरह के समझौते हुए हैं और भारत के यूपीआई की पूरी दुनिया में धाक है। कई देश ऐसे हैं जो भारत के जो ये यूपीआई की प्रणाली है इसको समझना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो ये एक फील्ड हो सकता है। उसके अलावा भारत का जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जिस तरह से काफी आगे निकला है वो एक क्षेत्र है। और डिफेंस की हम बात करें तो डिफेंस में भी काफी कुछ काम हो सकता है। हालांकि इस वक्त मैं आपको ये जो कुछ बता रहा हूँ क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर विदेश मंत्रालय की होनी है। किन किन क्षेत्रों में बातचीत हुई है, किन क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, किन क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, वो यहाँ पर साफ किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के यहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज देख रही हैं
और शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस तरह का रिस्पॉन्स आप यहाँ पर देख रही हैं और भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर सम्मान करना, यानी कि कुवैत को भी कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं भारत से और उन्हीं सब पर यहाँ पर बातचीत हुई है कि किन क्षेत्रों में इन एक्सपेक्टेशंस को मूर्त रूप दिया जा सकता है। ये अब से कुछ ही देर में जब यहाँ पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये जी बिल्कुल। तो चंद्रशेखर, इंतजार रहेगा जब प्रेस वार्ता होगी विदेश मंत्रालय की, जिसमें पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी कि कौन कौन से समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, हमारे साथ सीधे कुवैत सिटी से जुड़ने के लिए। और अभी फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं सीधे प्रसारण के लिए अगरतला, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएगा। आज त्रिपुरा में कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी उद्घाटन हुआ है। धलाई जिले में हड़ुकालू में एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है और दलदली लैब्स में आज उर्वरक के काउंटर का भी उद्घाटन हुआ है। और त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र एनसीसी ऐप के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और NOCL और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच में MOU, ये 8 काम सहकारिता को गति देने के लिए आज यहाँ पर हुए हैं। मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया हूं कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखें, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं। आप लोग किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही NCOL आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका रखने की जरूरत। ये ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहां पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए। मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव
अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए, और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहां से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है, और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है, और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है, 57 में से 41 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है, और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त अगरतला में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, गृह मंत्री त्रिपुरा की यात्रा पर हैं, और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जहां सरकारी समितियां और कोऑपरेटिव्स के लोग उपस्थित थे, यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा कि एक सहकारिता मंत्री के तौर पर जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में जो की जा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए राज्य के जो किसान हैं उनको बहुत लाभ हो रहा है। खासतौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये तमाम किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पहले ही ऑर्गेनिक खेती की जाती है, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं हो पाती है, और इसलिए सरकार की ओर से ये पहल की गई है कि जितने कोऑपरेटिव्स हैं, लगभग 3138 कोऑपरेटिव्स हैं जो त्रिपुरा में हैं। उन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, इसमें जो किसान हैं उनके लिए 3 महत्वपूर्ण सोसाइटीज बनाई गई हैं, जहां उन्हें बीज मिल सके, बाजार मिल सके, और वैश्विक बाजार तक भी उनके उत्पाद पहुंच सके। तो तमाम जो पहल की जा रही है, जरूरी है कि ये कोऑपरेटिव्स इनके साथ जुड़ें ताकि इन सब का विकास संभव हो सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके साथ जुड़ेंगे एक अन्य मेरे सहयोगी, लेकर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर